नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से। खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां सदर अस्पताल में सिविल सर्जन के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। 740 कर्मियों की बहाली को निरस्त कर दिया गया है और निरस्त करने के मामले के बाद अब लगातार इसे लेकर प्रदर्शन किया जाता हुआ, विरोध जाहिर किया जाता हुआ बहाली निरस्त करने के आदेश को वापस लेने की मांग की जा रही है। बहाली में घूसखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया। आरोपों के बाद 740 कर्मियों की बहाली जो है वो रद्द हो गई है। स्वास्थ्य विभाग पर प्रदर्शनकारियों ने गंभीर आरोप लगाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये वो तमाम स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनकी बहाली को निरस्त कर दिया गया है। आरोपों के बाद 740 कर्मियों की बहाली रद्द हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग पर। हालांकि अब ये तमाम स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सदर अस्पताल के बाहर की ये तस्वीर। 3 महीना से पहले हम लोग नहीं हटेंगे, इसके लिए कुछ भी हो जाए, एक काम नहीं करने देंगे, सब काम को स्थगित करेंगे। आए स्वास्थ्य मंत्री, सीबीएस अटेंडिंग सब आए, हम लोग यहाँ से मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। आज मुक्त हो गया है, डीएम साहब जो बोले हैं कोरोना मुक्त हो गया है, उसका वो दिखा है सर्टिफिकेट कि कितना वैक्सीन खरीदना है, कितना बाकी है। हम लोग क्षेत्र में जा करके सबसे गाड़ी बात सुन करके वैक्सीन दिलवाए, उसके बाद वो कह रहा है कोरोना मुक्त हो गया। उसका सर्टिफिकेट दिखाइए जी कैसे। कल भी हमारे सेंटर पर कांटी कस्बा पर 6 को पॉजिटिव निकला। और सहयोगी सुधीर कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर मुजफ्फरपुर से जुड़ गए हैं। सुधीर, ये पूरा मामला आखिर क्या है और अब जब इसे निरस्त कर दिया गया है, फिलहाल ये कर्मी क्या कह रहे हैं? ये पूरा मामला बहाली में भ्रष्टाचार और घूसखोरी का है और ताजा हालात ये हैं कि घुसा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा कि सदर अस्पताल के वैक्सीनेशन को इन प्रदर्शनकारियों ने ठप करा दिया है। वैक्सीन लेने के लिए जो दूसरे सेंटर्स की गाड़ियां गई थी, उन गाड़ियों को भी निकलने नहीं दिया गया है। इमरजेंसी पेशेंट्स को सदर अस्पताल के भीतर जाने दिया जा रहा है, लेकिन अन्य जो गाड़ियां हैं जो वैक्सीन लेकर खास करके निकल रही हैं या गाड़ियां, उन गाड़ियों को रोक दिया गया है। तो सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन तो प्रभावित होगा ही, उसके अलावा जो अन्य सेंटर्स हैं वहां भी वैक्सीनेशन प्रभावित होने की आशंका है, क्योंकि फिलहाल इन लोगों ने वैक्सीन गाड़ियों को रोक रखा है। ये ताजा हालात है। और पूरे मामले की बात कहें तो स्वास्थ्य विभाग इसमें बुरी तरीके से फंस गया है। एक तरफ प्रशासन का डंडा चल रहा है, जिसमें इस मामले में अनियमितता की शिकायत की गई है। जो ज्वाइंट रिपोर्ट सौंपा है डीडीसी ने, उसमें साफ साफ इन तमाम बहालियों को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है डीएम से। और दूसरी तरफ सिविल सर्जन पर यह आरोप है कि इन लोगों ने भारी संख्या में पैसे लेकर इन लोगों की बहाली की है और ये कर्मी अब कह रहे हैं कि हमारे करियर से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमें बहाली करा दी गई, हमने नौकरी कर ली, हम 1 महीने तक कोरोना के खतरों के बीच लोगों के बीच जाकर वहां टेस्ट किया, उन लोगों का वैक्सीनेशन किया और अब हमको सड़क पर ला दिया गया। तो स्वास्थ्य विभाग पर दोहरी मार है। कह सकते हैं कि सिविल सर्जन बहुत बुरे फंसे हैं। प्रशासन भी एक तरफ दोषी करार दे रहा है और जिन लोगों को नियोजन पत्र मिल गया उन लोगों का भी हमला सिविल सर्जन और इस स्वास्थ्य विभाग के ऊपर है। स्थिति बड़ी गंभीर है। जानकारी यह मिल रही है कि पुलिस बल को भी तैयार किया जा रहा है ताकि वहां हालात बिगड़े तो इन पर नियंत्रण किया जा सके। और ये संख्या जो है 700 की संख्या है। अभी तो वहां लगभग 100 की संख्या में जो कर्मी है, प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे हैं। अगर ये सभी के सभी 700 पहुंच गए तो बड़े हंगामे की आशंका है। उसे संभालने के लिए पुलिस अपना कमर कस रही है और जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर 740 जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनकी सेवा को निरस्त कर दिया गया है और अब इसके बाद ये आक्रोश देखिए अस्पताल परिसर के बाहर नजर आता हुआ, जहां पर वैक्सीनेशन के काम को भी इन कर्मियों ने बाधित कर दिया है। खबर दरभंगा से, जहां पर स्टेशन पर पार्सल से आए सामान में अचानक से धमाका होता है। सिकंदराबाद से दरभंगा पहुंचे एक पार्सल में धमाका हुआ। कपड़े के बंडल में धमाका होने से लोग जो यहां पर मौजूद थे वो घबरा गए और हंगामा मच जाता है। मौके पर जीआरपी, आरपीएफ के अलावा रेल एसपी और डीएसपी पहुंचे और जांच शुरू की गई। धमाका हल्का था, जिसमें जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बंडल में रखे कपड़े जरूर जो हैं वो जल गए हैं। जांच में पुलिस को कपड़े के बंडल में एक छोटी शीशी बरामद हुई है और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शीशी में ही कुछ तरल पदार्थ था जिससे ये धमाका हुआ।
फॉरेंसिक टीम अब इस बात की जांच लगाने में जुटी है कि धमाका आखिर किन वजहों से हुआ। पार्सल की डिलीवरी दरभंगा के मोहम्मद सूफियान के नाम से आई थी, लेकिन पार्सल पर पूरा पता नहीं लिखे होने की वजह से मोहम्मद सूफियान का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा। वहीं शक इस वजह से भी गहरा गया है क्योंकि मोहम्मद सूफियान अपने इस पार्सल को लेने के लिए नहीं पहुंचा और ना ही पार्सल को सिकंदराबाद से भेजने वाले का ही यहां इस पार्सल पे अता पता लिखा गया है। फिलहाल पुलिस मोहम्मद सूफियान के साथ सिकंदराबाद से पार्सल भेजने वाले का भी पता लगाने में जुटी हुई है ताकि इस पूरे मामले पर से पर्दा उठाया जा सके। पर से लाया गया था और 1 नंबर के फुटब्रिज के नीचे रखा गया था सामान। दरभंगा जंक्शन की बात है, इससे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है और न ही कोई सामान वगैरह बरामद हुआ है, न ही कोई गड्ढा बना है, न ही ऊपर का कुछ नुकसान हुआ प्लेटफॉर्म का। केवल गठिया में जो कपड़ा था थोड़ा सा जले हुए हालत में। सर किस नाम से था और क्या? मोहम्मद सूफियान के नाम से बुक किया गया था। उसका पूरा एड्रेस तो नहीं है, केवल मोहम्मद सूफियान लिखा हुआ है। छानबीन चल रहा है, पता किया जा रहा है। सिकंदराबाद ये ब्लास्ट था और इससे किसी प्रकार का कोई यहाँ पे कोई भी क्षति नहीं हुआ है, किसी प्रकार की कोई। प्रथम दृष्टया क्या लगा? इस मामले की जांच की जा रही है, सभी विषयों सभी बिंदुओं के लिए जांच। सर इस सब के भी सबसे बड़ी बात यह है ना कि जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, क्या ये कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी तो नहीं है? सारे विषयों पे जांच हम लोग करेंगे। और ऐसे में इस धमाके के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। पार्सल पर पूरा पता क्यों नहीं लिखा गया था? ये सवाल दरभंगा जंक्शन पर धमाके के बाद अब उठने लाजमी है। मोहम्मद सूफियान पार्सल लेने के लिए आखिर स्टेशन क्यों नहीं पहुंचा? सिकंदराबाद से पार्सल भेजने वाले के पते भी इस पर इंगित क्यों नहीं थे? और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विपिन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विपिन, जानना चाहेंगे कि आखिर ये मोहम्मद सूफियान है क्या, कौन, और क्या उससे लेकर कोई डिटेल या जानकारी उसके अते पते को लेकर सामने आ पाई है? जी मैम, मोहम्मद सूफियान एक पहेली जरूर बन के इस पूरे घटनाक्रम में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि रेल पुलिस के पास भी मोहम्मद सूफियान को लेकर कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं। कल रात ही उन्होंने छानबीन की और उनके पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था कि आखिर मोहम्मद सूफियान है कौन। जहां सिकंदराबाद एक्सप्रेस से जो आई, सिकंदराबाद से जो बुकिंग किया गया, वहां भी जिसने भेजा है उसकी जानकारी पुलिस लगाने के पीछे है, लेकिन वहां से भी कुछ डिटेल निकल के जो अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं पार्सल विभाग से जो आ रही है बात की, वहां भी कुछ अभी नहीं कुछ जानकारी उपलब्ध हो पाई है। तो ऐसे में मोहम्मद सूफियान आखिर है कौन और वो दरभंगा का है या कहीं और का है, या इस पते पर मंगा के वो क्या इस्तेमाल करना चाह रहा था, इस सारी बिंदुओं पर जो है यहाँ रेल पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात बाढ़ की, जिसका पानी तो उतर रहा है लेकिन अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ता जा रहा है। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने कल खबर दिखाई थी कि बघा के चकदहवा और झंडू टोला गांव में बाढ़ के बीच लोग कैसे बेबस नजर आ रहे हैं। उनके पास न तो खाने पीने के सामान है और रहने को लेकर के भी बड़ी चुनौती है। गांव के लोग 3 दिन से जलकैदी बने हुए हैं। खबर दिखाने के बाद पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए राहत सामग्री लोगों के बीच पहुंचाने के निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद एएसडीओ, सीओ सहित राहत बचाव की टीमें मौके पर पहुंची और लोगों के बीच ये राहत सामग्री का वितरण किया गया है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, जहां पर किन कठिन परिस्थितियों में लोग जो है जलकैदी बने हुए हैं। हमारी टीम वहां पर पहुंची, रिपोर्टिंग हमने की और ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, किन हालातों में लोग जीने को मजबूर हैं। रिपोर्टिंग के बाद देखिए खबर का असर होता हुआ जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और अब राहत सामग्री इन लोगों तक पहुंचाई गई है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, न्यूज 18 की खबर का असर कि चकदहवा और झंडू टोला के लोगों तक जिस मदद की जरूरत थी वो मदद पहुंच सकी। हमने अपने सामाजिक दायित्व को निभाया और
रिपोर्टिंग के पीछे हमारे सहयोगी जब इस जगह तक पहुंचे तब तक ना तो कोई प्रशासनिक टीम पहुंची थी, ना अधिकारी और ना ही लोगों ने इन सारे लोगों की, जो लोग यहां पर फंसे हुए थे, इनकी कोई सुध लेने वाला था। अब रिपोर्टिंग के बाद देखिए खबर का असर होता हुआ और जिला अधिकारी ने संज्ञान लिया और मदद इन लोगों तक पहुंचाई गई है। गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट हुई है, हालांकि परेशानी जो है वो अब भी बरकरार है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4,12,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के बाद निचले इलाकों में तबाही मच गई थी, लेकिन जलस्तर कम होने के बाद जिन इलाकों में पानी प्रवेश कर चुका था वहां से पानी तो निकल गया, लेकिन अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गया है। फसल के साथ घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल गंडक बराज से 1,58,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज फिलहाल हो रहा है। संवाददाता मुन्ना राज ने गंडक के जलस्तर में हुई गिरावट का जायजा लिया। नेपाल के तराई क्षेत्र में बारिश रुकने के साथ ही शांत हुई नारायणी के बाद अब गंडक भी धीरे धीरे अपने मूल रूप में जा रही है। आप देख सकते हैं ये गंडक नदी का नज़ारा है, जो लगातार पिछले दिनों 4,12,000 क्यूसेक आने के बाद जो नदी उफना गई थी, वो नदी अब धीरे धीरे शांत हो रही है। और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल का डिस्चार्ज 1,58,000 क्यूसेक है, जिसके बाद तेजी से दियरा इलाके से निचले इलाकों में जहाँ भी पानी फैल गया था अब धीरे धीरे उतरने लगा है। हम यहाँ स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति है नदी का। ये मेरा सब पानी घट गया है, बारिश के बाद पानी पूरा टोटल गाँव में पानी लगा था, उसे पानी कुछ लगा है, जल जमा हुआ है, वही भरा है, गढ़ा आता है, उसी में पानी है, सब गाँव से पानी भी निकल गया, जगह राहत मिली है। जी जी। क्या नाम है? क्या कैसे नुकसान देखा था? बहुत क्षति बा, पूरा धान खुली गल गई नदी से। अभी मन राहत है ना? हाँ, कुछ राहत था, कुछ चल गई। तो गंडक नदी शांत हो रही है और लगातार जलस्तर में कमी के बाद लोग राहत जरूर ले रहे हैं, लेकिन इसके पीछे गंडक के बढ़े जलस्तर ने तमाम इलाकों में तबाही का मंजर भी छोड़ दिया है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। वहीं गोपालगंज में सारण बांध पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। तटबंध को सुरक्षित रखने के लिए बरौली प्रखंड के देवापुर में सारण बांध पर स्लुइस गेट का निर्माण कराया गया है, ताकि तटबंधों का दबाव कम किया जा सके, लेकिन अभी तक इस गेट का काम पूरा नहीं हुआ, जिससे लोगों में नाराजगी नजर आती है। पूर्व विधायक मंजीत सिंह की माने तो जल संसाधन विभाग की लापरवाही की वजह से ये काम पूरा नहीं हुआ। हालांकि इंजीनियर का ये कहना है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। वाल्मीकि नगर बराज से करीब 4,12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और वो पानी कुछ ही घंटे में गोपालगंज पहुंचने वाला है। लेकिन अभी हम बरौली के देवापुर में हैं। आप दिखाना चाहते हैं कि ये देवापुर का मुख्य बांध है और मुख्य बांध पर स्लुइस गेट बनाया गया था और देखें अभी तक स्लुइस गेट का काम पूरा नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि डीएम ने खुद यहाँ निरीक्षण किया था, उन्होंने आदेश दिया था कि 15 जून तक काम को पूरा कर लेना है, लेकिन आज कुछ ही घंटे में जब पानी बढ़ेगा तब इस बांध से, इस स्लुइस गेट से जो है पानी किस कदर तबाही मचा सकता है हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जो बांध है, बांध का ये कंट्री साइड है। कंट्री साइड में किसी भी तरह का यहाँ पर बेड़वार नहीं लगाया गया, जो जियो बैग है वो नहीं यहाँ लगाया गया, जबकि सिर्फ जो है रिवर साइड में लगाया गया है। जबकि ये जो एस्टिमेट है और सुरक्षा के लिहाज से दोनों तरफ लगाना था। यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं मंजीत सिंह, वो भी यहाँ मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इससे क्या तबाही हो सकती है। सर, अभी जो स्लुइस गेट का काम पूरा नहीं हुआ है, अभी आपने यहाँ देखा, तो क्या लगता है कि इस बार कैसी तबाही हो सकती है अगर पानी बढ़े तो? ये बरौली देवापुर का सारण का मुख्य तटबंध है और 2020 में छड़की और देवापुर का मुख्य तटबंध टूटा, जिसके कारण गोपालगंज, सिवान, छपरा सारे बाढ़ से, प्रलयकारी बाढ़ से बर्बादी बिहार की हुई है। और ये जून महीना है, जून महीना में कहीं बाढ़ का कार्य होता है और ये कार्य विलंब से हुए। विभाग का एक कैलेंडर बना है कि कब तक हम तटबंधों का निर्माण करेंगे, कब तक कटाव निरोधक कार्य कराए जाएंगे, लेकिन कैलेंडर के मुताबिक बहुत विलंब से विभाग ने कार्य प्रारंभ किया, जिसके कारण इस जून महीने में भी काम अब तक संपन्न इस मुख्य तटबंधों और छड़कियों का नहीं किया गया। लाइन है ना, उसको भी अभी बार ठीक करवा रहे हैं। हम असिस्टेंट इंजीनियर जी को बोले हैं, रात भर काम किया है, जैसे पब्लिक के गाँव वाले बता रहे हैं। और मेरा फर्स्ट वो भैंसी पुराना है,
जो देख रहे हैं कि साल ब्लास्ट का जो वहाँ किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं हुआ। हाँ, रेन कट हुआ होगा, रेन कट हुआ है तो वो सब अभी ठीक करा, अभी डे नाइट करके भी ठीक करवाएंगे मेन बांध पे। तो सर अभी रिंग बांध जो है वो रिंग बांध पे भी दबाव बना हुआ है? नहीं, दबाव कहाँ बना हुआ है। न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो 3 दिन से हो रही बारिश से कैमूर जिले के किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खेतों में पानी जमा हो गया है। धान के लिए खेत में डाले गए बिचड़े अब पानी में डूबकर सड़ चुके हैं। यहां के किसानों की माने तो अगर 15 दिन बारिश नहीं होती तो फसलों के लिए ये अच्छा होता, लेकिन अब इनके बिचड़े जो है वो सड़ चुके हैं। ऐसे कैसे ये बात बाकी जेकर बिया तैयार रही ओकर रोपाई, जेकर बचा रही, जेकर नहीं बचा रही ओकर नहीं रोपाई। अब जेकर सर जाई फिर दोबारा डाले के पड़ी, बिया होई ना होई पीछे के हो जाई। अभी बारिश होके से घाटा ही बा बिया खाते। हाँ, अभी बिया खाती घाटे बा। कितना दिन बाद बारिश हुई तो अच्छा रही धान रोपे खाते? अरे 10 दिन नहीं होता हमनी खाती बिया तैयार अथवा हो जाती। बिया डलाए समय से और क्या फायदा है। अब समय से परखा हुई तो रोपनी हो जाए चालू आगे। अच्छा, कितना दिन बाद बारिश हुई? कम से कम 15 रोज के बाद। तो बिहार में बाढ़ ने दस्तक दे दी है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर तटबंधों का काम पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। अररिया के मदनपुर 1 करोड़ की लागत से 1 दर्जन से अधिक कटिंग पर मरम्मती का काम किया जाना था, लेकिन वो अभी तक अधूरा है। जो काम अब पूरा हो जाना चाहिए था उस पर काम किया जा रहा है, उसमें भी कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। मजदूरों को भुगतान नहीं होने की वजह से काम रुका हुआ है। आपको बता दें कि बकरा नदी हर साल मदनपुर में तबाही मचाती है, लिहाजा इस पर बांध का काम अधूरा है और लोग डरे सहमे हैं। देखिए संवाददाता सतीश कुमार की रिपोर्ट। नेपाल की तराई में लगातार बारिश होने के बाद सीमांचल के इलाके में भी बाढ़ का खतरा जो है मंडराने लगा है। तस्वीरों में जो आप दृश्य देख रहे हैं ये अररिया ब्लॉक का मदनपुर इलाका है। बकरा नदी पर यह मरिया बांध है। हम बतला दें कि यहाँ पर करीब 7 किलोमीटर की यह लंबाई है जहाँ पर यह बांध निर्माण होना था, लेकिन इस करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से जो यह बांध बन रहा है इसमें घोर अनियमितता नज़र सामने आ रही है। यहाँ पर जो जियो बैग जो देना था वो जियो बैग जो है नज़र नहीं आ रहा है और जो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि 80% काम हो चुका है, 20% काम बचा हुआ है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मनरेगा के तहत जो काम किया गया है मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं दी गई है। जो है बहुत हद तक बन चुका है। हाँ। जो कुछ कमी रह गया है, पैसा जो मजदूरों को नहीं मिल रहा है, इसलिए बांध का काम अभी स्थगित है। पेमेंट वगैरह नहीं मिला है? नहीं मिला है। ठेकेदार कहाँ देगा? करवा दिया है काम, लेबर को पैसे नहीं मिलेगा तो वो कैसे काम करेगा? मजदूरी नहीं मिल रहा है मजदूर को, तो मजदूरी मिलेगा तभी न काम करेगा, चाहे अगला पैसे मिलेगा तभी न करवाएगा काम। ये जहाँ तक हुआ करीब 80% काम हो चुका है। अब स्कूटी साहब यहाँ आए थे, शुरू में बोले कि काम चालू आप लोग करवाइए, लेबर लगाइए, हम लोग पेमेंट जिला पदाधिकारी सर गए हुए हैं, शादी करके आएंगे तो अनुशंसा हो जाएगा, सब आप लोग को पेमेंट मिल जाएगा। कौन बोला? ये पीटीए सर और जय और स्कूटी सर। हाँ। पेमेंट हुआ नहीं, पेमेंट नहीं होने की वजह से काम रुकवा दिया गया। ना ही जियो बैग लगा है, ना ही वो शुद्धली का जो होता है वो भी नहीं लगा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 मदनपुर अररिया। दरभंगा के भालपट्टी में मुरिया गांव में आपसी वर्चस्व में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसमें ईंट और पत्थर के साथ तलवारबाजी में कई राउंड फायरिंग तक की गई है। घटना में एक शख्स को गोली लगी है और कई लोग इस दौरान घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित एक पक्ष ने लोग चक्का जाम कर दिया। पुलिस पदाधिकारियों ने इस मामले में दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। टीका लगा है और सेकंड पक्ष से भी कुछ लोगों का कहना है घायल हुआ, डीएमसीएच किया है। अब ये जो इसी लेकर करके जो है कुछ लोग यहाँ करके एक पक्ष के लोग जो है
एनएच पर जाम कर दिए थे। गिरफ्तारी की कार्रवाई की मांग के लिए हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से, इस झगड़ा में जितना भी जो लोग दोषी होंगे जिस पक्ष के, उसके विरुद्ध हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने भी मदद को लेकर पहल की है। बाबा सिद्दीकी ने पटना के हनुमान मंदिर समेत कई स्वयंसेवी संगठनों को 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ कोरोना किट सौंपा है। इस बार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां के साथ कांग्रेस विधायक शकील अहमद खां भी मौजूद रहे। वालिद साहब की पैदाइश यहाँ की है, तो बिहार के भाइयों के लिए जो मैं कर सका, और एक शख्स का मैं नाम उसमें नहीं कहूँगा तो सही नहीं होगा, बी ह्यूमन ने, सलमान खान ने भी बड़ा सहयोग किया इसमें, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितने लोगों तक पहुँच सके। और आप देख रहे हो कि हर संस्था ने जो जो काम किया, उन संस्थाओं को हमने ये कोशिश की कि हम उन तक पहुँचे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।